अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है या 2 या 3 है एंजाइम्स का। ठीक है, तो आज इसके लेक्चर पढ़ते हैं। एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं? अच्छा जी, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। जिस तरह कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि वो हमारे पास रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको वो बढ़ा देते हैं और उसको स्पीड अप कर देते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट का नाम देते हैं और वो एंजाइम्स कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉडी के केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको स्पीड अप कर देते हैं। जिस तरह बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो फूड का रिएक्शन हो, चाहे वो बॉडी के अंदर रिएक्शन हो, ब्लड के अंदर रिएक्शन हो, तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं क्योंकि वो उसको स्पीड अप करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है कि जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, अब जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है उसमें एनर्जी ऑब्वियसली यूज़ हो रही है क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो अब कोई भी रिएक्शन हमारे पास हो रहा है उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, तो उसमें एनर्जी लगती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है। अब अगर कोई काम हो रहा होगा और उसमें एनर्जी यूज़ हो रही होगी तो एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। तो इसलिए एंजाइम्स वहाँ काम करते हैं ताकि उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बचा सकें और अपना रोल प्ले करके उस रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि enzymes are the biocatalyst which speed up the chemical reaction by lowering the energy of activation। वो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और जो रिएक्शन उसमें यूज हो रहा है उसकी एक्टिवेशन के लिए उसको कम कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी यूज ना हो। ठीक है। तो यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में भी हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्ट करवा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बना सकें, उसमें जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो और अपना रोल प्ले करते हुए उस रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। अच्छा, एंजाइम्स इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एंजाइम मीन्स इन, एंजाइम मीन्स यीस्ट। एंजाइम एक वर्ड है जिसका मतलब होता है यीस्ट। एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय द एफ.डब्ल्यू. क्योने इन 1978। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है हमारे पास और ये आखिर में क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज होती है, ये सारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज होती है ताकि केमिकल रिएक्शन करवा सकें। लेकिन जब एंजाइम यूज होता है तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है और उसकी वजह से जो हमारे पास ग्राफ बनता है तो रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। क्यों स्ट्रेट होगा? क्योंकि इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज नहीं हो रही, क्योंकि एंजाइम्स वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। Nature of enzymes. Almost all the enzymes are protein in nature except few which are nitrogenous acids like RNA and DNA ribozymes. Ribozymes catalyze the reaction and the genetic information. Enzymes जो होते हैं हमारे पास वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मतलब जो उनकी नेचर होती है वो प्रोटीन्स होती हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। ठीक है। उसमें से जो एंजाइम्स आते हैं वो प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं होते, जैसे कि राइबोजाइम्स, क्योंकि उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो राइबोजाइम्स होते हैं ये हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में काम करते हैं। जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिकली कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे राइबोजाइम्स काम करते हैं। तो वो प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, वो न्यूक्लिक एसिड इन नेचर होते हैं, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। तो इनको छोड़ के जितने भी एंजाइम्स हमारे पास हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड आर फॉर्म बाय द लिविंग सेल्स। ऑब्वियसली एंजाइम्स जो है प्रोटीन इन नेचर हैं और वो कहाँ से फॉर्म होंगे, वो बॉडी के लिविंग सेल से ही फॉर्म होंगे। मे बी इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर से भी फॉर्म हो सकते हैं और बाहर से भी फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं और सेल के बाहर भी मौजूद होते हैं। ठीक है। रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द चेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। एंजाइम्स की एक मेन प्रॉपर्टी ये है कि जब ये रिएक्शन करवाते हैं, जब रिएक्शन को स्पीड अप करवाएंगे तो ये उसमें यूज नहीं होंगे, बल्कि अपना रोल प्ले करते हुए उसको सिर्फ स्पीड अप करवाएंगे। अगर रिएक्शन होते वक्त जो एंजाइम मौजूद होगा तो रिएक्शन के बाद भी उतना ही एंजाइम की क्वांटिटी रहेगी, वो उसमें यूज नहीं होगा, वो उसमें ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। ठीक है। स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं। स्पेसिफिक इन देयर नेचर, एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक इन देयर नेचर हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की। स्पेसिफिक इन देयर नेचर का मतलब ये है कि
थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब हर एंजाइम का एक अपना अलग फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम दूसरा फंक्शन करेगा या तीसरा फंक्शन करेगा, एक एंजाइम अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे कि पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है बॉडी के अंदर। तो पेप्सिन का काम यही होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाए। इसी के साथ साथ एक एंजाइम हमारे पास होता है जैसे कि लैक्टेस। अब वो लैक्टोज की क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है। तो जब लैक्टोज बॉडी के अंदर आएगा फ्रॉम द मिल्की कंपाउंड्स, मिल्क में या जो ऐसे कंपाउंड जो मिल्क से बने हुए होते हैं उसमें लैक्टोज होता है। जब लैक्टोज बॉडी के अंदर आएगा तो उसको ब्रेक डाउन भी कौन करवाएगा, लैक्टेस ही करवाएगा। अगर बॉडी के अंदर सुक्रोस आ रहा है या माल्टोस आ रहा है तो सुक्रोस और माल्टोस को सुक्रेस या माल्टेस डाइजेस्ट करवाएगा, लैक्टेस डाइजेस्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है अपने नेचर के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं, अपना स्पेसिफिक रोल क्रिएट करते हैं, और एक एंजाइम एक ही काम करवाता है। अच्छा, एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव एंड एक्ट ऑन द पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स जो है वो हीट सेंसिटिव होते हैं और एक टेम्परेचर पे काम करते हैं। मीन्स अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक सकती है। या तो एंजाइम्स जो है वो उनकी एक्टिविटी रुक जाएगी, सीज हो जाएगी, या फिर उनकी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर का मतलब वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हीट की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने की वजह से। तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से हट के अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, या तो उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी या फिर उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ही रुक जाएगी। ईच हैज अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पीएच फॉर इट्स एक्टिविटी। हर एंजाइम्स का एक पीएच होता है। पीएच क्या होता है, पीएच हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को। हमने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का एक चार्ट होता है जिसमें 1 से लेके 14 तक की काउंटिंग होती है, ठीक है। अब 1 से लेके 14 तक की काउंटिंग होती है और बीच में जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल स्टेट होता है। अब 1 से लेके 7 तक जितने भी एंजाइम्स आते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और 7 से लेके 14 तक जितने भी एंजाइम्स आते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो एंजाइम्स जिनका पीएच वैल्यू 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होगा वो एसिडिक इन नेचर एंजाइम्स होंगे। और वो एंजाइम जिनका पीएच 7 से लेके 14 के बीच में होगा, उनकी पीएच वैल्यू 7.4, 7.5, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी होगा, तो वो बेसिक एंजाइम्स कहलाएंगे, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं पीएच के लिए। अगर बॉडी का पीएच बढ़ता है या कम होता है तो एंजाइम्स के पीएच पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उनकी एक्टिविटी रुक सकती है या फिर स्लो हो सकती है। इस तरह से एक्शन कैन बी ऑल्टर्ड बाय द एक्टिवेटर और इनहिबिटर। बॉडी के अंदर कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक्टिवेटर का मतलब ये होता है एक्टिव करवा देना, इनहिबिटर का मतलब होता है उसको रोक देना। इन केस अगर एक्टिवेटर एंजाइम्स पे इफेक्ट करते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इनहिबिटर एंजाइम्स की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास एंजाइम्स की कुछ क्लासिफिकेशन होती है। प्योर और सिंपल एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन, ठीक है। जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड और होलो एंजाइम्स कौन से होते हैं, मे कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट। एक एंजाइम्स हमारे पास हो गए सिर्फ वो जिनके अंदर प्रोटीन मौजूद होगा, जैसे कि माइलेज या पेप्सिन या बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह भी होते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन पार्ट भी होता है और साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्टैथिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टैथिक ग्रुप, ठीक है। जैसे कि फॉस्फेटेस आ गया, पेप्टाइडेस आ गया, तो इनमें हमारे पास एंजाइम पार्ट भी होगा, मतलब प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। अच्छा, एक हमारे पास एंजाइम्स होते हैं हॉलो एंजाइम्स, जिसमें एपो एंजाइम्स प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इनको हम हॉलो एंजाइम्स क्यों कहते हैं, कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स और हॉलो एंजाइम्स एक ही हैं क्योंकि उनमें एक प्रोटीन पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो कितनी क्लासिफिकेशन है वो एंजाइम्स की, दो क्लासिफिकेशन हो गई। एक सिंपल एंजाइम्स जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, और एक कॉन्जुगेटेड या फिर हॉलो एंजाइम्स जिसमें हमारे पास प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसकी फर्दर आगे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ोगे। फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक पता होनी चाहिए कि एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट।
अच्छा जी, देन वी हैव मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स एक्शन किस तरह करते हैं। द एक्शन ऑफ एंजाइम्स डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। अ टिपिकल एंजाइम्स मॉलिक्यूल हैव अ 3D स्ट्रक्चर। एक एंजाइम्स का स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो 3D स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। हैज अ डिप्रेशन और पिट फॉर द सबस्ट्रेट टू फिट इन, नोन एज द एक्टिव साइट। एंजाइम के अंदर एक डिप्रेशन होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। सबस्ट्रेट मतलब वो मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो जब वो आके अटैच होगा तभी एंजाइम एक्टिव होगा। तो वो एरिया जहाँ पे एंजाइम आके, एंजाइम में सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। मेरे पास एक डायग्राम, ये रही डायग्राम, ठीक है। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो मेरे पास डिप्रेशन है, ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। जैसे ही सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो एंजाइम एक्टिव होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होगा, जब तक एंजाइम्स जो है वो एक्टिव नहीं होगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और सबस्ट्रेट कब आके अटैच होगा? जब रिएक्शन प्रोसीड होगा। कोई भी बॉडी का केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसका जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम्स के ऊपर आके अटैच होंगे। तो उस अटैचमेंट को हम कहते हैं, जहाँ पे वो अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। Any other site other than the active site is called allosteric site. एंजाइम के पास दो साइट्स होती हैं, एक तो एक्टिव साइट हो गया। एक्टिव साइट के अलावा, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई दूसरा साइट होगा, दूसरी डिप्रेशन होगी, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का फंक्शन क्या होता है वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। फिलहाल एक्टिव साइट का फंक्शन ये होता है कि जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसका सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट पे अटैच होगा और एक्टिव साइट के अटैच होने की वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी फौरन से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, दो थ्योरीज हैं एंजाइम्स के हवाले से कि एंजाइम्स अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन किस तरह होता है, इसकी दो थ्योरीज हैं। एक है लॉक एंड की थ्योरी और एक है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की थ्योरी जो थी वो फिस्टर ने दी थी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स हैज अ डिस्टिंक्ट शेप, it allow few substrate to fit in it, like a particular lock allows particular key to fit in it. Enzymes break substrate to product. अच्छा जी, लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये है कि जिस तरह एक लॉक ताले के लिए उसकी एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह से एंजाइम के लिए उसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होना लाजमी है। अगर वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं होगा तो एंजाइम फंक्शन नहीं करे। जैसे मैं आपको बताया, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, मतलब वो अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर एंजाइम के पास उसके शेप का ही सबस्ट्रेट आएगा तो एंजाइम एक्टिव होगा, इसके अलावा वो एक्टिव नहीं होगा। एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है इसका एक्टिव साइट जिस शेप का है उसी शेप का सबस्ट्रेट होना चाहिए। अब जब ये शेप सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आके अटैच होगा तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा, लाइक द लॉक एंड की। जिस तरह एक की एक ही ताले में लगती है, इसी तरह इसका सबस्ट्रेट इसी एंजाइम में लगेगा। जब वो एंजाइम में लगेगा तो उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसका सबस्ट्रेट इसके एंजाइम के साथ मैच नहीं कर रहा। जब इसका सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ मैच नहीं करेगा, इसके एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं करेगा, तो इस सबस्ट्रेट भी इस पर अटैच नहीं होगा। जब सबस्ट्रेट इस पर अटैच नहीं होगा तो एंजाइम से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसकी एक वो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये लैक्टोस हमारे पास आया बॉडी के अंदर, ये लैक्टोस है, ठीक है। सॉरी, ये लैक्टोस है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इज अ लैक्टोस। अब ये जो एंजाइम है लैक्टोज का, एंजाइम कौन सा होता है? लैक्टेज। अब जब ये लैक्टोज इसमें आके अटैच होगा एंजाइम्स में, ये लैक्टोज इस एंजाइम में आके अटैच होगा तभी लैक्टेज एक्टिव होके उस लैक्टोज की ब्रेक डाउन करवाएगा, इसके अलावा वो ब्रेक डाउन नहीं करवाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अब अगर ये मैं बोलूँ ये लैक्टेज है और यहाँ पे माल्टोस आ गया या सक्रोस आ गया, तो ये इसके सब एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं करेगा। जब इसकी एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं करेगा तो ये इसमें फिट भी नहीं होगा और ये एंजाइम्स भी एक्टिव नहीं होगा फंक्शन करने के लिए। तो लॉक एंड की थ्योरी का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए उसकी स्पेसिफिक की होती है, इस तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो कि उसमें आके अटैच होगा तो एंजाइम एक्टिव होगा, इसके अलावा वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, जिस तरह एक की के लिए उसका लॉक, ये की है इसका लॉक उसके लिए स्पेसिफिक होता है तभी वो लॉक खुलेगा, इसी तरह एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप के हिसाब से उसका सबस्ट्रेट होना चाहिए तभी वो उसमें आके फिट होगा। यहाँ पे देखो ये फिट हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो तभी एंजाइम एक्टिव होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इस थ्योरी में पेपर में आपको बस सिर्फ इसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है 2 लाइन की, और इसके अलावा कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। एक पहली थ्योरी थी हमारे पास लॉक इन की थ्योरी, दूसरा हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल।
ये कॉशलैंड ने प्रपोज किया था, साइंटिस्ट का नाम था कॉशलैंड। एंजाइम्स बाइंड विद अ सबस्ट्रेट, द बाइंडिंग इंड्यूसेस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस चेंज एंजाइम्स एक्ट्स एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट। इस थ्योरी का मतलब ये है कि एंजाइम्स जो है वो इनकम्प्लीट होगा क्योंकि उसका एक्टिव साइड गायब होगा, मतलब एक्टिव साइड में डिप्रेशन होगी। तो जब कोई सबस्ट्रेट उस एंजाइम में आके अटैच होगा तो एंजाइम के शेप में कुछ चेंजेस आएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आया, कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसका रिएक्टेंट आया। अब वो इसमें अटैच होगा या नहीं होगा वो कौन जो है वो डिटरमाइन करेगा, उसका एक्टिव साइड। अब यहाँ पे ये एक्टिव साइड डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे जब ये एक्टिव साइड पे एंजाइम अटैच हो जाएगा, दिस वन, दिस वन, ठीक है, जब एंजाइम्स पे उसका एक्टिव साइड आके अटैच हो जाएगा तो एंजाइम्स में एक शेप चेंज हो जाएगा। पहले एंजाइम का शेप दूसरा था, उसमें एक्टिव साइड खाली था, लेकिन जब उसमें सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया तो उस एंजाइम का शेप चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपको चीज़ नजर आ रही होगी, इसमें आपको लॉक इन की थ्योरी भी नजर आ रही होगी कि यहाँ पे एंजाइम्स बहुत तरह के हैं, लेकिन उसमें फिट वही वाला सबस्ट्रेट होगा जो उसके शेप का होगा। ये वाला यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, ये वाला यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा है, और ये वाला यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल लॉक-इन की थ्योरी की भी मिल रही है और इंड्यूस फिट मॉडल की भी मिल रही है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को चेंज करते हैं, या तो उसको बढ़ा देंगे या फिर वो उसको कम कर देंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, वही जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, वो जो रिएक्टेंट होता है वो एंजाइम्स पे आके अटैच होता है, तो उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आएगा उतना ज़्यादा एंजाइम एक्टिव होगा और उतनी ज़्यादा ही उसकी एक्टिवेशन होगी और उतना ज़्यादा एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एट वेरी हाई कंसंट्रेशन एक्टिविटी अगेन डिक्रीजेज। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अप टू द लिमिट, एक लिमिट तक कंसंट्रेशन बढ़ेगी सबस्ट्रेट की तो एंजाइम एक्टिव होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गई एंजाइम्स की, मतलब हमने बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट ले लिया, तो वो एंजाइम वहाँ पे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब उस रिएक्शन में मैंने लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट लिया और उसमें मैंने एंजाइम डाला तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारा रिएक्टेंट ले लूँ, एक बहुत बड़े जार में रिएक्टेंट ले लूँ और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स एंजाइम्स के डालूँ, तो वो एंजाइम तो वहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत कम है एंजाइम, और सबस्ट्रेट तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और वो उसको एक्टिव नहीं कर पाएगा। दूसरा एक इंड्यूस फिट मॉडल का ये भी डायग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन द टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक सकती है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है। एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिट तक। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो एंजाइम्स फिर क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, 37 से 40 पे चला गया, 50 पे चला गया, तब एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन अप टू द लिमिट ना। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 पे चला गया तो एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि 100 इज अ बॉइलिंग पॉइंट, तो उस पर तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, वाटर भी बॉयल होने लग जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जब एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उनका फंक्शन भी नहीं रहेगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम एक्टिविटी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाएगा दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पे एंजाइम डिस्ट्रॉय तो नहीं होंगे लेकिन उनकी एक्टिविटी बिल्कुल सीज हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है एंजाइम के ऊपर। थर्ड हमारे पास है पीएच। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन पीएच, मतलब मैंने आपको बताया था एंजाइम्स एक पीएच पे स्पेसिफिक होते हैं। अगर पीएच बढ़ेगा या कम होगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो एंजाइम होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, अमाइलेज की डाइजेशन करवाता है इन द माउथ। पेप्सिन आर प्रेजेंट इन द माउथ, जो अमाइलेज की डाइजेशन करवाता है। इन केस पेप्सिन का पीएच 1.5 से 2 होता है, जैसे दैट इज मीन्स के पेप्सिन इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एंजाइम का पीएच चेंज हो जाता है, 1.5 से 2 से लेके 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, 5 पे चला गया, तो इसकी वजह से एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और एंजाइम्स ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। वाटर एंजाइम्स एक्टिविटी इज यूजुअली मैक्सिमम अप टू द लिमिट एंड डिक्रीजेस आफ्टर द लिमिट डाइल्यूशन ऑफ एंजाइम्स। अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ती है तो एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सीड है, उसको मैंने अगर सॉइल के नीचे जो है वो डिग कर दिया और दबा दिया,
तो सीड ऑब्वियसली ग्रो करेगा जब मैं उसको वाटर सप्लाई करूंगा। तो जब वो मैं वाटर सप्लाई करूंगा तो वाटर की सप्लाई की वजह से वो वाटर सीड के अंदर एंटर होगा, और सीड के अंदर एंटर होने के बाद उस सीड के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं उसको एक्टिव कर देगा, क्योंकि खाली अगर मैं सीड ऐसे गमले में दबा दूंगा तो वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको वाटर नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं उसको वाटर प्रोवाइड करूंगा तो वाटर सीड के अंदर एंटर होगा, और सीड के अंदर एंटर होने के बाद जो उसके अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं उसको एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट ग्रो करने लगेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज हैं, मैंने आपको बताया एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन द पीएच। तो यहाँ पेप्सिन है जो कि स्टमक में भी होता है, मैंने आपको बताया माउथ में भी होता है, डाइजेशन करवाता है अमाइलेज की। अब एंजाइम्स जो पेप्सिन है उसका पीएच कितना होता है 1.5 से लेकर 2 तक। सुक्रेज का पीएच कितना होता है 6.2। अमाइलेज एक और एंजाइम होता है उसका पीएच होता है 6.7 से लेकर 7 तक। यूरिएस एक एंजाइम होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में मौजूद होता है, उसका एंजाइम होता है 7। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है उसका होता है 7.7 से 8 तक। इसी तरह से सारे एंजाइम्स की अपने अपने पीएच वैल्यूज होती हैं, आपको इनमें से 2 या 3 की पीएच वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। पेप्सिन की याद कर लो, सुक्रेज की याद कर लो, और अमाइलेज की याद कर लो। रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस होती हैं जैसे आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं। तो अगर अल्फा बीटा गामा रेज पड़ जाती हैं बॉडी के ऊपर अगर हाईली रिएक्टिव तरीके से, तो एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं। जैसे कि रेडियोलॉजी जब होती है आपका एक्सरे होता है, तो उसमें ऑब्वियसली एक्सरे के वक्त जो है एक्सरेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो अगर उन रेज की कंसनट्रेशन या उस रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगी। बॉडी पे अफेक्ट करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद एंजाइम्स क्या हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, और एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि जब रेडियोलॉजी होती है या एक्सरे होता है तो बैक साइड से होता है। रेस बैक साइड से पड़ती हैं, आगे से नहीं पड़ती, क्योंकि बैक साइड पे हमारे पास इतने इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन्स नहीं होते जितने फ्रंट साइड पे होते हैं। फ्रंट साइड पे हमारे पास हार्ट होता है, हमारे पास लंग्स होते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट होता है। तो उस पर अगर रेडिएशंस बहुत हाईली पड़ जाएंगी तो ऑब्वियसली एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो वहाँ का सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। तो इसलिए रेडिएशन अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी पर। ठीक है, अच्छा, को एंजाइम्स और एक्टिवेटर्स, ये 6 हमारे पास फैक्टर है। कोएंजाइम क्या होते हैं और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर। इनहिबिटर, इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब इनहिबिटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है इनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल विच रिजेंबल द नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड compete for the admission with the active site, they block the substrate from entering the active site। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा क्योंकि उसका शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा होता है। अब अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा तो फिर तो सबस्ट्रेट को एंटर होने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो एंजाइम्स को बिल्कुल रोक देता है और उसके फंक्शन को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स के बिल्कुल जो एक्टिव साइट है उसके शेप का ही इनहिबिटर आके अटैच हो गया। जब इनहिबिटर आके अटैच हो गया यहाँ पर तो सबस्ट्रेट को अटैच होने की जगह नहीं मिलेगी। जब सबस्ट्रेट को अटैच होने की जगह नहीं मिलेगी तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी नहीं होगी। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं पहले मैं बता दूं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कि एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होंगे बल्कि वो एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होंगे। मैंने आपको बताया था एंजाइम्स के अंदर 2 साइट्स होती हैं, एक होती है एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, एक और दूसरी साइट होती है उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। इन केस इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है हमारे पास एलोस्टेरिक साइट पे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा लेकिन बिल्कुल रोकेगा नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह खाली है एक्टिव साइट। तो जब सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो वहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम्स को एक्टिव तो करेगा मगर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसके एलोस्टेरिक साइट पे अटैच है। यहाँ देखो, यहाँ पे एंजाइम हमारे पास है, ठीक है। अब एंजाइम ये जो ए एंजाइम है यहाँ पे इनहिबिटर आके अटैच हो गया। कौन सा इनहिबिटर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कि सबस्ट्रेट साइड पे आके अटैच हुआ है, मतलब एक्टिव साइड पे अटैच हुआ है। तो यहाँ अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट को अटैच ये होने की जगह नहीं मिलेगी। जब सबस्ट्रेट को अटैच होने की जगह में नहीं मिलेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम एक्टिव नहीं होगा क्योंकि सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सका। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, जो कि एक्टिव साइड पे तो अटैच नहीं होंगे बट दे आर अटैच टू द एलोस्टेरिक साइड। जो दूसरा साइड हमारे पास एंजाइम बी में नजर आ रहा है ये एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे इनहिबिटर आके अटैच हो जाएगा। कौन सा वाला? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और एक्टिव साइट जो है खाली रह जाएगा सबस्ट्रेट के लिए।
तो इनके सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच भी हो जाता है, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी वैसी नहीं रहेगी जैसी वो नॉर्मली करता है। क्यों? क्योंकि उसके एलोस्टाइक साइड पे इनहिबिटर अटैच हुआ है जिसने एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दिया। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को बिल्कुल रोक देते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन है, कोफैक्टर कोएंजाइम, ये जो है टॉपिक सेट कर है। फिलहाल यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स के चैप्टर में जो है वो बहुत छोटा सा है, इसके चैप्टर में आपको सिर्फ मेन टॉपिक जो करने हैं वो ये करने हैं, एंजाइम की डेफिनेशन करनी है, एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं, 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं। इसके अलावा लॉक इन की थ्योरी, इंड्यूस फिट मॉडल आपको करना है, और जो फैक्टर्स मैंने अभी करवाए हैं आखिर के पीएच कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, रेडिएशंस, वाटर, इसमें से आपको कोई भी 5 फैक्टर्स लर्न करने हैं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि पेपर में आते हैं, यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या फिर फिजिकल क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।